वेलकम टू आलोक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। इसको इतना लिखा हो, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग इसको अपने से पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये होता क्या है। देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस which has a natural tendency to occur in a particular direction either of its own or after proper initiation under the given set of condition। ये क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जिसकी टेंडेंसी हो कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की अपने आप। ठीक, जैसे कि वाटर को हम हाई लेवल से लो लेवल की तरफ लाएंगे तो उसकी टेंडेंसी होती है, वाटर को हाई लेवल पे छोड़ेंगे, हाई लेवल पे ऊंचाई से, तो बहता हुआ नीचे आएगा। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो यही है क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उस पर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन होनी चाहिए। तो अभी और एग्जांपल पढ़ेंगे कि आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन वगैरह वगैरह। जैसे कि लाइटनिंग ऑफ कैंडल, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा? मोमबत्ती को ऐसे जलाएंगे, अपने आप जल नहीं जाएगी। हमें उसको इनिशिएट करना होगा। जब उसको जला देंगे तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक जलती रहेगी। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन, है ना। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ डज नॉट रिक्वायर या डू नॉट रिक्वायर इनिशिएशन क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो अभी इतना जाने कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है, समझिए। अब देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाएगा। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑफ इट्स ऑन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इट मीन्स अ प्रोसेस विच डज नॉट हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन either ऑफ इट्स ऑन और आफ्टर इनिशिएशन इज कॉल्ड इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ ही गए होंगे होता क्या है कि वह प्रोसेस जिसकी नेचुरल टेंडेंसी हो ही ना किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की, अपने आप ये नहीं जाता, या हम इनिशिएट करें तब भी वो नहीं होता, कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जिसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने आप किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन जाने में, उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जिसकी नेचुरल टेंडेंसी किसी डायरेक्शन में होती नहीं है, वो फ्लो करने की मतलब होती नहीं है, तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस का उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अब देखिए एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड नो इनिशिएशन। तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें हमको इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती। जैसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इसको हमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती। पानी अगर हाई लेवल पे छोड़ेंगे तो हमारा नीचे ही आएगा, लो लेवल पे ही आएगा। ठीक, तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो दैट नीड नो इनिशिएशन। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोई हॉट बॉडी है, उसको हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी टच कराएंगे तो जो हीट होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। तो ये भी इसको इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गर्म से ठंडा की ओर ही हीट फ्लो करेगी। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्या है? फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो क्या है?
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड नो इनिशिएशन, ये एग्जाम्पल है। तो बहुत आसान है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप अपने से ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, विथ इनिशिएशन, जो हमको इनिशिएट करना पड़े स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, वो क्या होता है? लाइटनिंग ऑफ कैंडल, कि एक कैंडल को लेंगे, वो अपने आप जल नहीं जाएगी जब तक उसको जलाएंगे नहीं, तो हम जब उसको जलाएंगे मतलब इनिशिएट करेंगे तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक जलती रहेगी। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल होता है, अगर उसमें एक बार आग लगा देंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जलता रहेगा। ठीक, तो ये कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बहुत आसान है, इसको आप लोग जान जाइए अच्छे से। फिर इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े, बट हम प्रोसेस अभी एक अच्छे सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस क्या होता था? एक होता था रिवर्सिबल, एक होता था इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ये नेचर में नहीं होता, तो इसको हम लिखेंगे नॉट इन नेचर। ठीक, नॉट इन नेचर। अब देखिए इरिवर्सिबल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। क्या? स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा? क्या होगा? मान लो ये मेरा मार्कर है ना, ये मेरा मार्कर है ये, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ छोड़ूंगा, छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? ये ऊपर से अपने आप नीचे चला गया। इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो लिख लो, यहाँ पे लिख लो मार्कर का ऊपर से नीचे जाना। इसको आप लोग ऐसे लिखे रहेंगे तो आप लोग को अच्छी समझ में आ जाएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि हम ये मार्कर लिए, इसको छोड़ दिए। ठीक, तो ये अपने आप ऊपर से नीचे चला गया, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया? यही मार्कर जब ऊपर से नीचे गया, क्या ये नीचे से ऊपर आ सकता है? कोई प्रूफ कर सकता है कि नीचे से ऊपर आएगा? या कोई महान आदमी, महान स्टूडेंट हो सकता है जो उसको ऊपर से नीचे से ऊपर लाए, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि ये हमारा मार्कर ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो मार्कर का नीचे से ऊपर जाना। ठीक, आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, जो कि हमारी मातृभाषा है। क्या कहते हैं उसको? मदर टंग। अगर इसमें देखेंगे तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इसमें ये देखेंगे कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, बट ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉन नहीं, नॉट स्पॉन्टेनियस। तो इसको आप लिख लीजिए कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, बट ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी आ जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें लिख लीजिए, इसको लिखना क्या है इसमें आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ये क्या है देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस 2 टाइप, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, ये हो गया, गुड। तो अब इसमें हम अगर एक कॉन्सेप्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे?
ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल के अंदर आते हैं, बट ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर दो मतलब कि स्पॉन्टेनियस भी आ जाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी आ जाते हैं, समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हम एक आइस मतलब बर्फ का टुकड़ा लें और इस रूम में, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आइस जो है अपने आप मेल्ट करने लगेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो कहीं लिखा हो मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप स्पॉन्टेनियस पढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, ये क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर का इवेपोरेशन होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक, तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंट्रोपी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है, आप लोग दिमाग से सोचिए अपने कि इंट्रोपी होती क्या है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक, इंट्रोपी का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोपी का मतलब मैंने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इसमें क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब कि कोई सिस्टम में अगर गैस रखी है किसी सिस्टम में, तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने रैंडम तरीके से इधर उधर मूव कर रहे हैं, कितने डिसऑर्डर तरीके से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इधर उनको कितनी स्पेस मिल रही, कितनी नहीं मिल रही है। तो आप लोग यही समझिएगा कि एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक, अब देखिए एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितना रैंडमनेस, जितना डिसऑर्डरनेस होगा उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस में कहते हैं कोई अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट अच्छा तरीके से बना है, मतलब कि प्रेशर अच्छे से उसको अप्लाई करके पार्टिकल को अरेंज किए हैं। अगर उसका प्रेशर थोड़ा कम कर दें तो वो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, वो इधर उधर भागने लगेंगे। इधर उधर जब भागने लगेंगे तो वही क्या होता है, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, मतलब कि इधर उधर भागना मतलब डिसऑर्डरनेस हो गया। तो यही आप लोग समझिएगा कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितना डिसऑर्डरनेस होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मोर द डिसऑर्डरनेस हायर द एंट्रोपी। आप लोग जानते ही हैं। देखिए इफ Q हीट इज गिवन यूनिफॉर्मली गिवन टू द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम को हम Q हीट यूनिफॉर्मली दे रहे हैं एट टेम्परेचर T केल्विन, देन इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा Q रिवर्सिबल अपॉन T केल्विन। इसको आप लोग याद रखिएगा, डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा Q रिवर्सिबल अपॉन T, टेम्परेचर जो है केल्विन में होगा। Q रिवर्सिबल क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर एट टेम्परेचर T। तो आप लोग यही याद रखिएगा कि जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो रिवर्सिबल मैनर में कर रहा है और टेम्परेचर T पे इसकी यूनिट क्या होती है, जूल केल्विन इनवर्स और कैलोरी केल्विन इनवर्स। अब देखिए एंट्रोपी का एक ऑर्डर बताते हैं कि एंट्रोपी का ऑर्डर होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, S एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, एंट्रोपी ऑफ amorphous solid, entropy of crystalline solid। तो इसमें आप लोग बताइए कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, हैं? सोचिए कुछ, एंट्रोपी इसमें किसकी ज़्यादा होगी। देखिए गैस, एंट्रोपी ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनको जितना भी स्पेस दोगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि वो
बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, उनको जितने भी स्पेस प्रोवाइड कर दो उतना ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल की एंट्रोपी जो होती है ज़्यादा होती है। तो एस गैस की ज़्यादा होगी एंट्रोपी, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम एमॉर्फस सॉलिड की, सबसे कम किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मान लीजिए हम एक सिस्टम लेते हैं, ठीक, मान लीजिए हम एक यहाँ पे सिस्टम लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सिस्टम। एक मैंने सिस्टम लिया ना, सिस्टम लिया, इसमें कुछ गैस भरी हुई है, मैंने एक सिस्टम लिया, इसमें कुछ गैस भरी हुई है। तो अगर इसका हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, तो एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा, एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए इसकी एंट्रोपी सिस्टम में कुछ रही होगी, अगर इसका हम वॉल्यूम बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें और प्रेशर को कम कर दें, है ना, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स है गैस के उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा इधर उधर भागने के लिए, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसका उल्टा भी कर दीजिए, मान लीजिए इस सिस्टम को हम टेम्परेचर बढ़ा देते, इस सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो इधर उधर और ज़्यादा भागने लगेंगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक। ये हो गया केस। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, याद क्या, समझिए, समझने से ही सब कुछ होता है। आप लोग समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। भविष्य में आप अपने बच्चों को भी इस तरह पढ़ा सकते हैं, जब आपको आता रहेगा तभी पढ़ाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए अब हम लोग कुछ एंट्रोपी पढ़ते हैं, ये मतलब कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं एंट्रोपी का, ठीक। तो एक रिएक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन है हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा एक रिएक्शन है क्या, ए प्लस बी सी डी। जो ये रिएक्शन है जो लिखा है, जो ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, इसको क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। अगर देखिए डेल्टा एन जी 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा। आप लोग डेल्टा एन जी जानते हैं ना, मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता चला आ रहा हूँ, आप लोग डेल्टा एन जी तो जान ही गए होंगे। डेल्टा एन जी क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो फिर से बता देता हूँ। डेल्टा एन जी क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये क्या होता है, डेल्टा एन जी। इसका मतलब है अगर ये दोनों गैस में है तो C प्लस डी माइनस ये दोनों गैस में होगा तो A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी, ठीक। अगर ये सब गैस में है तब, समझ गए ना। तो डेल्टा एन जी यही होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन जी 0 से बड़ा हो गया, अगर डेल्टा एन जी 0 से बड़ा हो गया, आप लोग निकालेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो अगर डेल्टा एन जी 0 से बड़ा हो गया तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डेल्टा एन जी 0 से छोटा हो गया तो एंट्रोपी घट जाएगी। अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो क्या करोगे, नो कमेंट, क्या, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो हम कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी, अगर गैस फर्स्ट प्लस गैस सेकेंड, ये ना गैस फर्स्ट प्लस गैस सेकेंड, या लिक्विड फर्स्ट प्लस लिक्विड, ये लिक्विड लिखा है, लिक्विड सेकेंड, ठीक। इस अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए अगर कोई एक गैस है,
उस गैस में दूसरी गैस मिलाएंगे तो हमारी इंट्रॉपी क्या होगी, गैस फर्स्ट है, गैस सेकंड, गैस फर्स्ट और गैस सेकंड को मिलाएंगे तो इंट्रॉपी बढ़ेगी। लिक्विड फर्स्ट प्लस लिक्विड सेकंड मिलाएंगे तो क्या होगी, इंट्रॉपी बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए सी क्या है, बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग, देखिए बॉइलिंग ऑफ एग, मान लीजिए आप एक कच्चा अंडा लीजिए, इस हाथ में एक बॉयल लीजिए, ठीक, तो उस कच्चे अंडे को देखिए उसमें लिक्विड लिक्विड होता है, जब बॉयल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार से टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है। आप लोग खाए भी होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो उसकी सब प्रोटीन्स होती हैं सब टाइट हो जाती हैं। तो इसमें इंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, कच्ची अंडे की होगी कि बॉयल अंडे की होगी। ठीक, तो देखिए इसमें लड़के अधिकतर कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। मान लीजिए कभी चुनाव हो वो हमारे शिक्षा पे आधारित हो, जो नेता लोग हों वो इधर उधर की बातें ना करके हमारे केवल शिक्षा पे फोकस करें। तो मान लो मोदी जी आए, एक हाथ में कच्चे अंडे लिए, एक हाथ में बॉयल अंडे लिए, तो कहेंगे कि भाइयों और बहनों, ऐसे को ऐसे ही बोलते हैं ना, कहेंगे भाइयों और बहनों क्या आप लोग जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कच्चे अंडे और बॉयल अंडे में। तो दर्शक कहेंगे हाँ यार क्या फ़र्क होता है। तो मोदी जी कहेंगे यही 70 सालों से जिन्होंने राज किया आपको इन दोनों के बारे में फ़र्क नहीं बता पाया, इस बारे में फ़र्क नहीं बता पाया। वो कहेंगे जब हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे कच्चे अंडे और बॉयल अंडे में फ़र्क होता क्या है। तो मोदी सरकार आ ही गई है, योगी सरकार बनी गई है, तो मैं बता ही देता हूँ कि कच्चे अंडे और बॉयल अंडे में फ़र्क क्या होता है। फिर मोदी जी आएंगे, कहेंगे देखो अब मैं बताऊँगा कच्चे अंडे और बॉयल अंडे में फ़र्क क्या होता है। कच्चे अंडे की इंट्रोपी कम होती है और बॉयल अंडे की इंट्रोपी ज़्यादा होती है। कहेंगे क्यों? जिन्होंने पिछले सरकार ने आपको इसके बारे में अंधेरे में रखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या, जो कच्चा अंडा है जिसमें लिक्विड है और जो बॉयल अंडा है जिसमें मतलब सॉलिड है, बॉयल अंडे की इंट्रोपी बढ़ कैसे गई, उसमें एक खास बात होती है, उसमें एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है कच्चे अंडे में। अगर एल्बुमिन प्रोटीन को जब हम बॉयल करेंगे तो एल्बुमिन प्रोटीन को होती है डी नेचर होती है। जब एल्बुमिन प्रोटीन डी नेचर होती है तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसकी इंट्रोपी बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको आप कभी मत भूलिएगा कि बॉयल अंडे की जो इंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है और कच्चे अंडे की जो इंट्रोपी होती है वो कम होती है। ठीक, तो ठीक है, मैंने मजाक में कहा है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप अगर इसको याद रखेंगे तो तुरंत टिक मार देंगे कि बॉइलिंग ऑफ एग में जो इंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए कि इसकी इंट्रोपी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होती है, उसको क्या कहते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू टू डी नेचर ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, आप लोग समझ गए ना, ड्यू टू डी नेचर ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन। चलिए ठीक है, ये जान गए हम। अब हमारा क्या एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ेगी। तो लिख लीजिए इसको, डी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगी, इंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रस्ट में वो क्या होते हैं, रस्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, Fe2O3.F2। तो रस्ट में नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी, इंट्रोपी इसकी बढ़ेगी। अब क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अब स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, आप लोग जानते हैं, रबर लीजिए, रबर को स्ट्रेच कीजिए ना, रबर को जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वो टाइट, मतलब कि पहले तो थोड़ा वो रहती है, कठोर रहती है ना, कि उसके एटम्स पास रहते हैं, जब इसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाती है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि स्ट्रेचिंग, जब रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी इंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी इंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा, इंट्रोपी घट जाएगी। क्या, इंट्रोपी घट जाएगी, समझ गए ना, क्यों, बिकॉज
नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो आप लोग यही याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग आप रबर करेंगे तो एंट्रोपी घटेगी। तो लिख लीजिए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। ठीक, एंट्रोपी और क्या होगी, मतलब कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंट्रोपी घटेगी। अब देखिए प्रेसिपिटेशन जानते हैं आप। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लीजिए, कोई उसमें साल्ट वाल्ट डाल रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सर में या वाटर में, तो आप लोग कुछ समय बाद देखेंगे कि उसके बॉटम पे क्या होता है, कुछ प्रेसिपिटेट टाइप का बन जाता है, सॉलिड टाइप का। जब प्रेसिपिटेशन होगा तो एंट्रोपी घटेगी, समझ गए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो क्या होगी, एंट्रोपी घटेगी। जब डिसोल्यूशन होगा किसी चीज को घोलेंगे किसी में तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आप लोग ये समझ जाइए कि जब प्रेसिपिटेशन होगा, क्या प्रेसिपिटेशन होगा तो एंट्रोपी घटेगी, डिसोल्यूशन होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, समझ गए ना। अब हमारा एग्जांपल है ग्रेफाइट और डायमंड में, इनमें क्या होगा। ग्रेफाइट और डायमंड, सोचिए, मैं थोड़ा यहाँ पे साफ कर लेता हूँ बताने के लिए। ग्रेफाइट और डायमंड में एंट्रोपी क्या होगी, एस ग्रेफाइट और एस डायमंड। तो इसमें एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, ग्रेफाइट की होगी। क्यों, क्योंकि जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट हैव हायर एंट्रोपी दैन डायमंड। ठीक, तो आप लोग इसको देखिएगा, ग्रेफाइट का एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अब हमारा क्या एग्जांपल है, इसमें क्या है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने इसको आपको बताया था कि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है और ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोग लिख लीजिए कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आपको और आगे बताता हूँ। आइए हम एक सिस्टम लेते हैं, उसमें आइडियल गैस लेते हैं, तो अब बताते हैं कि उसकी एंट्रोपी जनरल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी होती क्या है। ठीक, तो हमने एक सिस्टम लिया, मान लीजिए ये एक सिस्टम लिया, इसमें कोई आइडियल गैस है, तो इसमें क्या होगा, फॉर जनरल प्रोसेस, एंट्रोपी फॉर जनरल प्रोसेस, तो हम लिख लेते हैं फॉर जनरल प्रोसेस एंट्रोपी क्या होगी। ठीक, तो एंट्रोपी क्या होगी जनरल प्रोसेस के लिए, क्या होगी, एन CV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है, जनरल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी है। ठीक, हमारी जनरल प्रोसेस के लिए क्या है, ये एंट्रोपी। जनरल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऐसे होती है। आप लोग देखिए, इसको देख के डरिएगा नहीं। ठीक, क्योंकि आप लोग एलन लॉग ये सब कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से पढ़े ही होंगे कि एलन को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, लॉग का फार्मूला होता क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता तो मैं बताता ही रहता हूँ, केमिस्ट्री में भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, देखिए ये इतना फार्मूला है, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जब मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा कि फॉर जनरल प्रोसेस के लिए हम एंट्रोपी क्या लिखते हैं, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। इसको क्या करना है आपको, मेमोरी टिप रिवीजन, MTR। इसको देखना है, उसको याद कर लेना, रोज देखना, रोज याद करना तो याद हो जाएगा। ठीक, मेमोरी टिप रिवीजन। ठीक, तो अब देखिए हम इसको निकालते हैं किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालते हैं। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी होगी क्या ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो T2 = T1 बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जो ln है यहाँ पे पुट करिए, T2 और T1 को बराबर करिए, तो ln जो होगा T2 और T1 बराबर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए
हाँ T2 है, ये T1 है, ये जो बराबर हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो ln 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब T2 और T1 बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये वाला पूरा 0 हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, NR ln V2/V1। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक, देखिए जो ये मेन फार्मूला है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप लोग फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसके बाद क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकालते हैं। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो V2/V1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, V2/V1 बराबर हो जाएगा। तो जब V2/V1 बराबर हो जाएगा तो ln V2/V1 = 0 हो जाएगा। तो इसका एंट्रोपी का फार्मूला आएगा NCV ln T2/T1। ये हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है। अब हम क्या बताएंगे, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, अब हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आइसोबारिक बता रहा हूँ। ठीक, अरे यार मेन वाला फार्मूला ही मैं साफ कर दिया, बताओ। अब तुम लोग देख कर नहीं कर पाओगे। ठीक, नहीं कर पाओगे ना, तो इसको आपको याद रखना है। मैं एक बार मेन वाला फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। डेल्टा एस क्या होगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक, यही है ना, यही है। तो अब क्या करना है, हमको आइसोबारिक के लिए निकालना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या निकाल, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में। जिसको नहीं आता वो जाके देख ले थर्मोडायनेमिक्स में, मेरा जो वीडियो है अगर शुरू से देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। जब कोई अच्छा पढ़ाने वाला होगा और कोई पढ़ने वाला होगा तब तो समझ में आएगी। केमिस्ट्री बहुत आसान है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूँ। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होता क्या है, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो PV = क्या होता है, nRT होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, nR कांस्टेंट होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, V2/V1 = T2/T1। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि V2/V1 क्या होगा, T2 आइसोबारिक प्रोसेस में ये फार्मूला मैंने बताया था। ठीक, फिर से बता दिया हूँ। तो ठीक है, अब देखिए, अब इसको मेन वाले फार्मूले में पुट करिए, थोड़ा तो मेन वाले फार्मूले में पुट करिए, पुट। तो ये देखिए V2/V1 T2/T1 बराबर हो गया है। तो हम ये क्या है, T2/T1 ये V2/V1 दोनों बराबर हैं। तो हम V2/V1 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे T2/T1 कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे करिए ना, डेल्टा एस = क्या हो जाएगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln T2/T1। क्योंकि V2/V1 = T2/T1 है, तो V2/V1 की जगह हम T2/T1 कर दिए हैं। ठीक, अब ये कर दिए हैं। चलिए ठीक है, अब आप इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, डेल्टा = N कॉमन है, ln T2/T1 कॉमन है, CV क्या होता है इधर, प्लस R होता है। ठीक, अब देखिए CV + R क्या होता है, CP होता है, N
ln T2 बाई T1 Cp। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी पी ln T2 बाई T1। ठीक, ये किसके लिए है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। क्या, एन सी पी ln T2 बाई T1। तो आप लोग ये जो एंट्रोपी का फार्मूला है इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये इसको रोज रिवाइज करिएगा, जब भी देखिएगा तो रिवाइज करेगा देखिएगा तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसको मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाया है। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए जाते हैं या हायर स्टडी क्या है, इसमें पूछ लेता है यार, कभी कभी पूछ लेता है, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। ठीक, तो इसको नोट करिए, मैं आपको और बताता हूँ इन टॉपिक के बारे में। ठीक, अब देखिए मैंने एक बताना भूल गया था, क्या, फॉर रिएक्शंस, एंट्रोपी फॉर रिएक्शन के लिए, फॉर रिएक्शन जहाँ पे पीटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। फॉर रिएक्शन पीटी कांस्टेंट होता है, इसमें क्या लिखेंगे, ए बी बी। ये कोई क्वेश्चन, ये हमारा एक कोई रिएक्शन है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि फॉर रिएक्शन के लिए हमारी एंट्रोपी क्या होगी, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट एंट्रोपी ऑफ माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो आपकी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी आ जाएगी। अब फिजिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिए देखिए, फिजिकल रिएक्शन के लिए, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, अभी हमने क्या बताया था, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जाता है। ठीक, तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जाता है, तो इसके लिए डेल्टा एस क्या होगा, QT अपॉन टी या डेल्टा एच अपॉन टी, या जितना रिएक्शन में दिया रहेगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपकी एंट्रोपी जितने प्रकार की होती है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स है उसका क्वेश्चन भी लगाइए। अगर आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो देखे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी थर्मोडायनेमिक्स में। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।